गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है अच्छा 12 पर्यावरणीय प्रदूषण। और पर्यावरण प्रदूषण में हमारा टॉपिक चल रहा था वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है, किसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं, इन सब बातों के बारे में हमने पहले जो हमारा वीडियो था प्रीवियस वीडियो उसमें समझ लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण के मानो या किसी भी प्रकार के प्रदूषण के मानो दो कारक हमें माने, एक प्राकृतिक कारक और एक मानवीय कारक। जल ज्वालामुखी है, आंधी है, तूफान है, भूस्खलन है, भूकंप की कुछ गतिविधियां हैं, उनके माध्यम से क्या है और आसमान से जो उल्काएं पिंड पड़ते हैं उनके प्रभाव से प्राकृतिक से वायु के अंदर प्रदूषण होता है। लेकिन वो प्रदूषण क्या है कि प्रकृति अपने संतुलन के अनुसार इतने सालों से वो प्रदूषण होता आ रहा है, उसको एक समयबद्ध व्यवस्थित से समन्वय तरीके से उसको व्यवस्थित कर देती है। लेकिन मानवीय कारक से जो प्रदूषण हो रहा है वो प्राकृतिक कारक के प्रदूषण से बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा जो वायु प्रदूषण पर दुष्प्रभाव डाला जा रहा है वो मानव के द्वारा किए गए कार्यों के माध्यम से हुआ है। ठीक है ना। तो इनके दुष्परिणाम से क्या है कि वायु प्रदूषण जो कोई धीमा जहर है। धीमा जहर का मतलब है कि ये धीरे धीरे ऑक्सीजन के अंदर मिलकर हमारे शरीर में प्रवेश करता है और शरीर में प्रवेश करकर जो अवांछनीय तरीके से जो शरीर को आवश्यकता नहीं होती वो शरीर में जाके इकट्ठी होती रहती है, जिससे श्वसन संबंधी जो बीमारियां हैं, श्वास से संबंधित जो बीमारियां हैं, फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां हैं, वो सारी की सारी बीमारियां होती है। लेकिन इसका पता नहीं चलता है। धीरे धीरे श्वास के माध्यम से वो जो विषैले तत्व होते हैं वो सारे विषैले तत्व जो हमारे शरीर में जाते रहते हैं और एक समय के अनुसार वो विषैले तत्व जो अपना प्रभाव दिखाते हैं, जिससे श्वसन से संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो आ जाती हैं। जो नाड़ी तंत्र है उसके अंदर दिक्कत पैदा हो जाती है, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर प्रवेश करता है। इसलिए इसको वायु प्रदूषण को एक तरह से किसका नाम दिया गया है, धीमे जहर के नाम से दिया गया है। ये जैविक और अजैविक सभी जगत को पर क्या डालता है, प्रभाव डालता है। जैविक जगत और अजैविक जगत है उन सब क्या डालता है, ये प्रभाव डालता है। सृष्टि के विनाश में ये सहायक है। अगर हम समय के अनुसार वायु प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं करते हैं या वायु प्रदूषण से जितना ज्यादा वायु प्रदूषण होता है उसको कम करते हैं, और जो हो चुका होता है दो तरीके से हम देख सकते हैं, दो तरीके से हम नियंत्रण के उपाय रखेंगे पर्यावरण प्रदूषण को। एक तो क्या कि जो पर्यावरण प्रदूषण हो चुका है उसको कम कैसे किया जाए, और आने वाले समय में जो प्रदूषण होगा उसको कम कैसे किया जाए। यानी एक तो पहले से जो हो चुका है उसके नियंत्रण के बारे में, उसके निस्तारण के बारे में योजना बनाए। एक तथ्य तो हो गया। एक ये हो गया कि अब वर्तमान में जो स्वरूप चल रहा है उसके अनुसार जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसमें हम कमी कैसे लें। तो दो तथ्य इसमें ज्यादा विकास कर रहे हैं वैज्ञानिक। तो सृष्टि के विनाश में भी ये सारे समय के अनुसार अगर हमने इस पर कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले समय के अंतर्गत सृष्टि के निर्माण का मतलब है जीव जगत को ये पूर्ण तरह क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो जीव जंतु पर इसकी प्रभाविता क्या रहेगी ज्यादा, खास करके मानव और जीव जंतु जो है उन पर इसका प्रभाव क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो संपूर्ण विश्व की ये क्या है, समस्या है। ये क्या है, संपूर्ण विश्व की समस्या है। किसी एक व्यक्ति विशेष की समस्या नहीं है, किसी एक समाज की समस्या नहीं है, किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है। तो इस संपूर्ण विश्व की समस्या के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहती है वो जन जागृति, जन सहभागिता रहती है। सरकार चाहे कितने भी प्रकार के नियम लागू करते हैं, शायद सरकार चाहे किसी प्रकार के नियम लागू करते हैं, उनका निर्वहन जो होता है उसमें कमियां रह जाती है। इन कमियों की पूर्ति करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि जो आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है ना, उनके अनुसार लोग उनकी पालना करें। जो नियम बनाए जाते हैं, जो कायदे बनाए जाते हैं, उनका लोग पालन करें और जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा दी जाती है उस गाइडलाइन के अनुसार अपना कार्य करते रहे। तब संभव है कि वायु प्रदूषण पर हम किसी प्रकार का क्या कर सकते हैं, नियंत्रण पा सकते हैं। पूर्णतः कह नहीं सकते कि पा लिया जाएगा, पा सकते हैं अगर, लेकिन इनकी सहभागिता नहीं होगी और सरकार नियम बना रही है तो फिर वो कागजी कार्रवाई रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण प्रदूषण करने के लिए जन सहभागिता, यानी हम देखें कि हम कितना प्रदूषण कर रहे हैं, उस प्रदूषण में कितनी कमी कर सकते हैं, हम इस चीज के बारे में हम बता सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो बिना जन जागृति और बिना जन सहभागिता के ये कारण संभव नहीं हो सकता। एक व्यक्ति सोचे कि मुझे पर्यावरण प्रदूषण कम करना है, ठीक है ना,
इसमें मेरी क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। और जगह जगह पर वृक्ष लगाना संभव नहीं होता, वृक्ष लगाना तो संभव होता है लेकिन उसकी पालना करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसका पालन कैसे किया जाए। तो बिना जन जागृति और बिना जन जागरूकता ये संभव नहीं हो सकता। सरकार वन लगा देती है, वृक्ष लगा देती है, लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर सकती। देखभाल व्यक्ति विशेष के रूप में होती है। तो जन साझेदारी का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचे कि मुझे वृक्ष लगाना है और वो वृक्ष वो पौधा लगाना, तो पौधा जब तक पूरा वृक्ष नहीं हो जाए तब तक उसकी देखभाल करनी है और कोई उसको काट ना दे, किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, उसकी भी वो क्या ले सकता है, समझ ले सकता है। तो इस तरीके से ही पूरे पर्यावरण के अंतर्गत क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसके दुष्परिणाम को देखा जा सकता है। अब पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उसके रोकने के उपाय कौन कौन से होते हैं? कुछ उपाय है, उन उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है वृक्षारोपण करना। वायु प्रदूषण का तात्पर्य होगा कि इसके अंतर्गत ऐसी विषैली गैसें होती हैं, खासकर के कार्बन से संबंधित गैसें होती हैं, और उन कार्बन से संबंधित गैसों का जो अवशोषण करते हैं वो पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधे जो कार्बन से युक्त गैसें हैं उनका अवशोषण करती हैं, तो अवशोषण करेंगे तभी जब वृक्ष होंगे, और वृक्षों को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। वृक्षों को ही हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण ज्यादा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहली जो भूमिका बाकी है कि वृक्षों को जो पहले से उगे उनको काटा नहीं जाए, और जो काटे गए हैं उनके स्थान पर अधिक से अधिक क्या लगाए जाए, वृक्ष लगाए जाए। सरकार के द्वारा जरूर बनाए जाते हैं, पूरे विश्व स्तर पर ये बातें कही है कि किसी भी देश के पर्यावरण को संपूर्ण करने के लिए उस संपूर्ण देश की भूमि की, संपूर्ण देश की जो संपूर्ण भूमि है उसके 33% हिस्से में क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, तभी पर्यावरण के अंतर्गत संतुलन की स्थिति पैदा होती है। यानी 33% वृक्ष जब होंगे तो वो उन बाकी के शेष भूमि पर जो मानव के द्वारा या प्राकृतिक किसी जो पर्यावरण या वायु प्रदूषण होता है उस वायु प्रदूषण को वो क्या करते हैं, अपनी व्यवस्था के अनुसार संतुलित कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहला उपाय क्या है, वृक्षारोपण करना। क्या है, वृक्षारोपण करना। फिर है वाहनों के प्रदूषण को कम करना, ऐसे वाहन निर्मित करना जिससे प्रदूषण क्या हो, कम हो। दूसरी बात, जब हम वाहनों का उपयोग करते हैं तो उनका कम से कम उन वाहनों का उपयोग करें जिनसे कार्बन तत्व निकलते हो। उन वाहनों का जैसे पेट्रोल से चलने वाले या डीजल से चलने वाले या कोयले से चलने वाला, कि कोयले में आजकल उपयोग इतना कम हो गया है लेकिन फिर भी, तो इनका हमें क्या करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए। जहां आवश्यकता पड़े वहीं उसका उपयोग करना चाहिए। अन्यथा अन्य उपाय जिनसे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता हो उन साधनों का हमें उपयोग करना चाहिए, चाहे पैदल चलकर या साइकिल से। लेकिन इनके प्रदूषण को क्या करना चाहिए, यानी वाहनों को कम से कम उपयोग करेंगे तो उनसे प्रदूषण यानी उससे निकलने वाला जो धुआं है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विकल्प खोजना चाहिए। विकल्प का तात्पर्य यह है कि जो खनिज तेल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं उनके विकल्प के रूप में हम ये सोच सकते हैं कि बिजली से चलने वाले, बैटरी से चलने वाले जो साधन है उनका उपयोग किया जाए। हालांकि अब वर्तमान में बहुत से मोटरसाइकिल और गाड़ी आ चुकी हैं जो बिजली के माध्यम से बैटरी है और बैटरी से संचालित होती है, तो उससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। इसलिए हमें वाहनों का विकल्प खोजना चाहिए। धुआं ना फैलाए, वे ईंधन का उपयोग कर रहे हैं या हम कोई और किसी प्रकार का उपयोग कर रहे हैं जिससे क्या होता है, धुआं फैले, ठीक है ना। तो ऐसे चूल्हे नहीं जलाएं जिनसे धुआं निकलता हो, यानी ऐसे ईंधन के साधनों का उपयोग ना करें। गैस का उपयोग कर सकते हैं, हालांकि उससे भी थोड़ा प्रदूषण होता है, लेकिन लकड़ी की मात्रा में अगर देखें तो वो कम होता है। तो ऐसे प्रयोग करें। गोबर गैस से जो गैस बन रही है उनका उपयोग करें, ठीक है ना। या बिजली से चलने वाले जो यंत्र है उनका क्या करें, उपयोग करें। जो जल विद्युत से या विद्युत से जो चलने वाले उपकरण है उन चूल्हों का उपयोग हम ज्यादा करें तो उससे धुआं कम फैलेगा। उसके साथ ही साथ पेड़ जो होते हैं उनको पेड़ों को नहीं काटें, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या धुआं से निकलने वाली गैसें होती हैं उनको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद में कार्बन तत्व को रख लेते हैं और ऑक्सीजन को वापस वातावरण में क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे पर्यावरण में क्या हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा। इसलिए पेड़ों को नहीं काटें। ईंट भट्टे और उद्योग जो होते हैं, ईंट भट्टों जो ईंटों को पकाने वाले भट्टे होते हैं उनको,
और जो उद्योग होते हैं, ठीक है ना, तो इनको शहर से बाहर स्थापित करना चाहिए ताकि शहर के आसपास की जो मानवीय व्यवस्थाएं हैं, मानवीय बस्तियां, उन पर ज्यादा धुएं का प्रभाव नजदीकी से नहीं पड़े, क्योंकि धुआं होता गर्म होता वो फैल जाता है, लेकिन बाहर होगा तो जो शहरी वातावरण होगा या ग्रामीण क्षेत्र का जो स्वरूप होगा उस पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, थोड़ा कम देखने को पड़ेगा। इसलिए और दूसरी बात है, अंदर रखने का दूसरा कारण क्या रहता है कि इनका जो अवशिष्ट होता है वो भी उसी शहर के आसपास ही निकाल दिया जाता है, जिससे अन्य प्रकार के प्रदूषण के होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। इसलिए ईंट भट्टों उद्योग से निकलने वाला जो धुआं होता है वो वातावरण, जो शहरी वातावरण होता है उसको ज्यादा प्रभावित न करे, इसलिए इनको शहर के बाहर ही स्थापित किया जाना चाहिए। उद्योगों की नवीन तकनीक स्थापित किए जाना चाहिए। उद्योग जो होते हैं उनको नवीन तकनीक के माध्यम से स्थापित किया जाए। नवीन तकनीक का तात्पर्य ऐसे उद्योगों के अंदर तकनीकी लगाई जाए जिनसे कम वायु प्रदूषण हो, कम से कम इनका ईंधनों का उपयोग ऐसा किया जाए जैसे जल विद्युत का उपयोग किया जाए, ठीक है ना। आणविक शक्ति जो होती है उनका उपयोग इसके अंतर्गत किया जा सकता है। इसके अलावा आपके जो खनिज तेल है उनका उपयोग किया जाए, कोयले की बजाय उनका उपयोग किया जा सकता है। तो उद्योगों में मुख्य रूप से इसका ये रहता है कि जल विद्युत का अधिकतम से अधिकतम या विद्युत का अधिकतम से अधिकतम क्या किया जाए प्रयोग। जल विद्युत का नाम इसलिए है कि अन्य जितने भी विद्युत हम संचालित करते हैं, ठीक है ना, वो या तो महंगी होती है या फिर उनसे भी कई प्रकार के प्रदूषण, जैसे तापीय विद्युत है तो कोयला जलाना पड़ेगा तो उससे पर्यावरण में प्रदूषण होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जल विद्युत का अधिकतम से अधिकतम प्रयोग करके उद्योगों से निकलने वाले धुएं से निजात पाई जा सकती है, ठीक है ना। इसलिए उद्योगों को ऐसी तकनीक बनाई जाए और इनके अवशिष्ट जो होते हैं उन अवशिष्टों का भी रिसाइकलिंग किया जाए। ऐसी तकनीक जो है उससे क्या किया जा सकता है कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने के संदर्भ में अन्य उपाय भी है, ठीक है ना। तो देखिए अन्य उपाय क्या है कि सन 2016 में 20 जून 2016 में जो राष्ट्रीय वन नीति उसके अनुसार हरित कर की स्थापना की गई। एक मसौदा तैयार किया गया केंद्र सरकार के द्वारा कि राष्ट्रीय वन नीति के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा एक ऐसा खाका तैयार किया गया जिसके ऊपर हरित कर स्थापित किया गया। हरित कर का तात्पर्य यह है कि हरी लकड़ी काटने वालों से कर लिया जाए, यानी उनसे कुछ पैसा लिया जाए, या हरी लकड़ी जो काटता है उसको दंड के अनुसार पेनल्टी का स्वरूप दिया जाए, ठीक है ना। तो हरित कर का तात्पर्य हो गया कि इस तरीके से इस प्रकार का एक वृक्षारोपण व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार की लागू की गई है और इनसे जितना पैसा बनेगा उस पैसे से जंगलों का निर्माण किया जाएगा, यानी वनों का क्या किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। जो खाली जगह पड़ी, बंजर भूमि पड़ी है, उन क्षेत्रों को स्थापित करके वहां पर वनीय व्यवस्था लागू की जाएगी ताकि वातावरण को ज्यादा शुद्ध बनाया जा सके और 33% की जो भूमि की संकल्पना है उसको लागू किया जा सके। इसी के अनुसार दूसरी जो संकल्पना है कि जो राजमार्ग है, राजमार्ग जो है उन पर क्या चलते हैं, वाहन चलते हैं, तो क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, तो आसपास पूरे वातावरण को दूषित करते हुए जाते हैं। तो जो सड़कों की जो पट्टी होती है, जैसे ये सड़क है, इन पट्टियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाए, इन पट्टियों के किनारे का वृक्षारोपण, ताकि इन क्षेत्रों से निकलने वाला जो धुआं होता है उस धुआं को ये जो वृक्षों की पट्टी बनाई गई है यही इसको क्या करे, ऑब्जर्व कर ले, इस वातावरण से बाहर निकलने न दे। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे राज्य राजमार्ग हो चाहे जिला मार्ग हो चाहे आपके जो ग्रामीण सड़कें हो, सभी प्रकार के जो मार्ग हैं उन मार्गों पर हरित पट्टी का निर्माण किया जाने की जो संकल्पना है वो लागू की गई थी हरित राजमार्ग नीति 2015। तो हरित राजमार्ग 2015 की जो नीति है, इस नीति के अंतर्गत क्या है, व्यक्तिगत स्तर पर भी वृक्षारोपण किया जाए। इसके अंतर्गत हरित क्रांति के रूप में, नीति के रूप में तो लिया गया है, इसके स्थान पर व्यक्तिगत स्तर पर भी वृक्षों का निर्माण किया है। वृक्षों को लगाने की संकल्पना लागू करनी चाहिए, क्योंकि वृक्षों की व्यवस्था के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर क्या होता है कि व्यक्ति किसी पेड़ को कहीं में 10 पेड़ लगा रहा हो, उनकी देखभाल की सारी जिम्मेवारी जब तक कोई विशाल वृक्ष नहीं बन जाए, उसके बाद में फिर आगे से आगे इस तरीके से अगर व्यक्तिगत स्तर पर वो कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से प्रदूषण पर कमी पाई जा सकती है। तीसरा इसमें एक चीज हो रही है कि जो वाहन है
उन वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, जो खनिज तेल हम यूज करते हैं, उन खनिज तेलों की जो गुणवत्ता है, उस गुणवत्ता के अनुसार क्या होता है कि किसी खनिज तेल की गुणवत्ता अच्छी होती है, किसी तेल की खनिज के तेल की गुणवत्ता क्या होती है, कम होती है, उसमें कई अन्य तत्व मिले होते हैं। तो उन तत्वों का वो जो धुआं निकलता है, वो धुएं के साथ वो तत्व भी वातावरण में क्या होते हैं, फैल जाते हैं और वो मानवीय शरीर और जीव जंतुओं और वनस्पतियों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और पूरे वातावरण के अंदर फैल जाते हैं, जिससे कि वायु प्रदूषण होने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वाहनों का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों के प्रयोग के लिए 1 अप्रैल 2017 से पहले, ठीक है ना, ये BS जो है ये एक स्टैंडर्ड है, खनिज तेल का क्या है, स्टैंडर्ड माना जाता है, मानक तेल है। 2017 से पहले BS3 का तेल चलता था, जिसके अंदर अन्य तत्व मौजूद होते थे। उससे अच्छी क्वालिटी का जो तेल है वो 1 अप्रैल 2017 से BS4 का खनिज तेल उपयोग किया जाने लगा। आज आपने देखा होगा आपके मोटरसाइकिल के ऊपर जो नई मोटरसाइकिलें आ रही है उसमें लिखा होता है BS4, BS5, ठीक है ना। मडगार्ड में या जो टंकी होती है या इंजन के पास में आपने कहीं देखा होगा, या आगे मडगार्ड जो होता है, वाइजर जो होता है, उसके बाद लिखा होता है BS4 और BS5, ठीक है ना। तो BS4 का तेल 1 अप्रैल 2017 से पूरे भारतवर्ष में BS4 का तेल लागू किया गया था, खनिज तेल, जिससे क्या है, प्रदूषण होने की संभावना कम है। और सरकार के द्वारा ये भी निर्धारित किया गया कि 1 अप्रैल 2020 से BS5 का खनिज तेल जो है वो उसका उत्पादन किया जाएगा और वाहनों के अंदर उसी का अधिकतम क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। तो ये कुछ कारण है जिनसे क्या पर्यावरण को नुकसान क्या होगा, कम होगा। वायु प्रदूषण में जो स्पेशली तत्व होते हैं वो कम जाएंगे, क्योंकि इनको क्या परिष्कृत किया जाता है, उनका प्यूरिफिकेशन किया जाता है। तो जो जो तत्व होते हैं उनको, जो विषैले तत्व होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। खनिज तेल को शुद्ध खनिज तेल के रूप में हम इनका उपयोग करें, जिससे पर्यावरण को नुकसान कम हो, ऐसे तेल। और वर्तमान में BS5 जो है, गाड़ियां भी BS5 की आने लगी है और खनिज तेल भी BS5 का ही यूज किया जाने लगा है। तो BS4, BS5 ये सब आप जानते हो, गाड़ियां चलाते हैं, तो इनसे इस खनिज तेल का उपयोग इस तरह करेंगे, उससे पर्यावरण में क्या होगा, नुकसान कम होगा। तो हम BS5 का खनिज तेल उपयोग करें, जहां भी BS3 का खनिज तेल है उसका उपयोग ना करके BS5 का खनिज तेल उपयोग करें, ताकि पर्यावरण को किसी प्रकार नुकसान नहीं हो। तो व्यक्तिगत स्तर पर भी हमारी सहभागिता जरूरी होती है किसी भी पर्यावरण प्रदूषण की व्यवस्था को कम करने के लिए, ठीक है ना। इसलिए जरूरी है कि हमारी भागीदारी सरकार के साथ साथ संपूर्ण रूप से हो, ठीक है। तो ये हमारा वायु प्रदूषण का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है वो है जल प्रदूषण। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के क्या स्रोत हैं, किन कारणों से जल प्रदूषण होता है, उनके बारे में जानकारी पाएंगे। देखिए, प्रदूषण का मतलब होता है अवांछित, अवांछित जो पदार्थ होते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो पदार्थ जब जल में घुल जाते हैं, जल में क्या होता है, घुल जाते हैं, तो जल में घुलने से उस जल की जो भौतिक तत्व है या उनकी रासायनिक तत्व है या जैविक तत्व है, जो उनके गुण है, रासायनिक, भौतिक और जैविक गुण जो है, उनके अंदर अवांछित पदार्थ है, वो भी भौतिक, रासायनिक और जैविक, जो जल के अंदर जरूरत नहीं होती लेकिन फिर भी वो जल में मिला दिए जाते हैं, मिल जाते हैं, उनसे जल में क्या हो जाता है, जल की जो गुणवत्ता होती है उस गुणवत्ता में क्या रहता है, परिवर्तन आता है। तो गुणवत्ता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी जल की जो शुद्धता होती है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। जल की शुद्धता में कमी आने से उसके जो भौतिक गुण है, रासायनिक गुण और जैविक गुण है, उनमें अवांछित पदार्थ मिलने से उनके गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उन गुणों का मानव और जीव जंतुओं पर क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी को क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जल प्रदूषण, जल के अंदर अवांछित पदार्थों के मिलने से उस जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और वो कमी जो होती है, उस कमी युक्त जल को जब मानव और जंतु प्राप्त करते हैं तो उनके अंदर विभिन्न प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है। उस प्रभाव का ही स्वरूप होता है जल प्रदूषण। यानी जल के प्रदूषण के कारण उनमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को बढ़ती है, उन पर विभिन्न प्रकार का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जल ग्रहण करने से जब मानव और जीव
बुरा प्रभाव देखने को मिले। क्यों मिले? क्योंकि उस जल के अंदर किसी न किसी प्रकार का क्या मिला हुआ है, अवांछित पदार्थ मिला हुआ है, ठीक है ना। तो जिससे क्या होता है कि गुणों में कमी आ गई। अब सीधी सीधी बात देखें कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, कि जल के गुणों को कम करने वाले पदार्थों के मिलने से जल की गुणवत्ता में जब कमी आ जाती है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। और उस जल प्रदूषण का जब मानव और जंतु उपयोग करते हैं तो उनके जीवन पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं हम, जल प्रदूषण कहते हैं। अब जल प्रदूषण के रूप में अगर देखें तो उससे कई प्रकार की गिरावट आई है। प्रदूषित जल जो होता है, जो प्रदूषित जल होता है, उस प्रदूषित जल के साथ अन्य पदार्थ और मिलकर उसको और ज्यादा क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। उस जल की जो प्रदूषितता होती है उसको अन्य पदार्थ मिलकर भी क्या कर देते हैं, प्रदूषित जल में विषाक्त पदार्थों के साथ साथ अन्य कई प्रकार के जीवाणु और विषाणु भी क्या करते हैं, मिल जाते हैं। और मिलने से मानव और जंतुओं को विभिन्न प्रकार की पेट जनित बीमारियां हो जाती है। मानव को खास करके पेट जनित, जैसे पीलिया है, ठीक है ना, हैजा है ना, इस प्रकार के पेट से संबंधित रोग जो होते हैं जिसको हम जल जनित बीमारियां कहते हैं, उन बीमारियों को देखा जाता है मानव की व्यवस्थाओं में। और इन बीमारियों के अनुमान के अनुसार देखते हैं कि मानव शरीर में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी मानव शरीर के अंदर जो बीमारियां होती हैं, उनका 2/3 बीमारियां जो पेट से संबंधित होती हैं। और पेट से संबंधित का मतलब जल प्रदूषण के संदर्भ में देखी जाती है कि प्रदूषित जल के पीने से जो पेट से संबंधित बीमारियां होती हैं, उन पेट से संबंधित बीमारियों में, टोटल बीमारियों में 2/3 भाग जो होता है वो किसका होता है, पेट जनित बीमारियों के संदर्भ में लिया जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल की गुणवत्ता में कमी आ जाना जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल में कुछ ऐसे तत्व मिल जाता है जिससे जल की गुणवत्ता में क्या आ गई है, कमी आ गई है, उसे क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। और इस जल प्रदूषण से उस प्रदूषित जल में अन्य विषाक्त पदार्थ मिलने के साथ साथ कई जीवाणु और विषाणु भी उसके अंदर मिल जाते हैं जो पेट से संबंधित बीमारियां, मानव के पेट से संबंधित बीमारियां कराने में सहायक होते हैं। क्योंकि जल जब हम ग्रहण करते हैं तो विषाक्त जीवाणु और विषाणु पदार्थ भी हमारे पेट में चले जाते हैं। इसलिए एक अनुमान के अनुसार कहा गया है कि लगभग 2/3 जो पेट बीमारियां होती हैं उनके अंतर्गत 2/3 बीमारियां जो होती है वो पेट से संबंधित मानी जाती है, ठीक है ना। इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें कि जल प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं, इनसे जल प्रदूषित होता है, तो ये जल प्रदूषण के कुछ क्या है, स्रोत है जो आपके डायग्रामेटिकल सिस्टम पे है, उसको हमने यहाँ पर देखा है। तो इसको आप देखिए, घरेलू वाहित जल, घरेलू वाहित जल का अच्छा, जितने भी नालियों से संबंधित जल है, जो अवशिष्ट पदार्थ है, वो हमारी नदियों में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है, नदियों में डाला जाता है, वाहित जल में डाला जाता है, झीलों में डाला जाता है। और उसी झील को और उसी नदी के पानी को जब हम पुनः पीते हैं तो उसकी जल की गुणवत्ता क्या होती है, कम होती है। और इससे विभिन्न प्रकार की क्या होती है, बीमारियां हो जाती है। तो पहला स्रोत क्या है जल प्रदूषण का, कि जल के अंदर जो घरेलू वाहित जल होता है, जो संपूर्ण शहर का या ग्रामीण क्षेत्र का जो जल होता है, उस जल को किसी एक स्थान पर डाल दिया जाता है, या तो जोहड़े में या किसी झील में या फिर किसी नदी में डाल दिया जाता है, जिससे नदी और झीलों और तालाबों का जो जल होता है वो क्या होता है, दूषित होता है। और समय के अनुसार कालांतर में हम उस जल का उपयोग करते हैं किसी न किसी रूप में, तो निश्चित रूप से हमारे को उस प्रदूषित जल का प्रभाव देखने को मिलता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है। कृषि अपशिष्ट, जो कृषि के पदार्थ होते हैं, कृषि अपशिष्ट का मतलब होता है जो कृषि से संबंधित बच जाता है, उसको हम कृषि अपशिष्ट कहते हैं। खास करके यूरिया से संबंधित, खास करके खाद से संबंधित। तो खाद जो होती है उसके पदार्थ भी इस जल के अंदर घुलनशील हो जाता है। जैसे भूमिगत जल होता है, तो भूमिगत जल के अंदर इस प्रकार के खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो पानी के साथ घुलकर और भूमिगत जल के अंदर क्या होते हैं, चले जाते हैं। हालांकि लेयर होती है, उनमें मिट्टी की लेयर होती है, उसके अंदर वो कुछ न कुछ पदार्थ घुल जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल के अंदर चले जाते हैं। और जब हम कुआं खोदकर के माध्यम से उस जल को वापस लेते हैं तो उनके मौजूद जो केमिकल होता है वो भी जल के साथ मिलकर आते हैं।
और उन आने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती है। जल प्रदूषण औद्योगिक अपशिष्ट उद्योग जो होते हैं अपने कारण बड़े हैं, ये कारण है जल प्रदूषण होने के कारण है। उसमें एक नाम आया औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का तात्पर्य है उद्योगों का ज्यादा से ज्यादा विस्तार जहां हो रहा है उस प्रक्रिया को औद्योगिकरण कहते हैं। तो जहां उद्योग होंगे तो निश्चित रूप से उनका कचरा भी होगा, गंदा जल भी होगा। उद्योग अलग अलग प्रकार के हैं, रंगाई छपाई के उद्योग है, साफ करने के उद्योग है, मशीनों का उद्योग है, अन्य रासायनिक तत्व निर्मित होते हैं उनके उद्योग है, चीनी उद्योग है, सब प्रकार के उद्योग है। तो उनमें जो जल उपयोग किया जाता है उनके अंदर विभिन्न केमिकल जो होते हैं मिले होते हैं, उन अपशिष्ट को नालों के माध्यम से बहती हुई जो नदियां हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है और उन्हीं नदियों से नहर का पानी जो होता है उसको हम पीने के रूप में या कृषि के रूप में पुनः क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो जब हम पीने के लिए उसी जल का उपयोग करते हैं तो उनमें इस प्रकार के अवशिष्ट पदार्थों का मिला हुआ जल जो होता है उसका हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं और उपयोग करने से हमारे को विभिन्न प्रकार की क्या होती है बीमारियां होती है। क्योंकि इस अवशिष्ट मिलने से वो जो नदी का जल है या झील का जल है वो क्या हो गया दूषित हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या होगा प्रदूषित है। रेडियोधर्मी अपशिष्ट जो होते हैं, जो रेडियोधर्मी का मतलब जितने भी हम विस्फोटक पदार्थ यूज करते हैं उन विस्फोटक पदार्थों का जो पदार्थ होता है उनको हम क्या करते हैं जब जल के अंदर उसका स्वरूप होता है। इसके अलावा अन्य जितने भी केमिकल से यूज होने वाले जो पदार्थ हैं उनको हम अपशिष्ट के रूप में शामिल करते हैं। तापीय दूषित जल, तापीय दूषित जल का मतलब होता है जैसे जल विद्युत तापीय विद्युत बनानी है तो तापीय विद्युत के अंतर्गत जो जल होता है ना वो दूषित हो जाता है। इसके अलावा मशीनों को ठंडा करना है और करना है तो इससे जो पानी गर्म होता है और गंदा होता है तो वो दूषित जल होता है उसको किसमें डाल दिया जाता है झीलों में डाल दिया जाता है, नदियों में डाल दिया जाता है, जिससे जल का क्या होता है प्रदूषण होता है। वायुमंडलीय कण पूरे वातावरण में धूल के कण होते हैं, वो छाए रहते हैं और वो भी समय के अनुसार जैसे नमी पकड़ते हैं तो नमी वाले क्षेत्र में जाकर वो भारी हो जाते हैं और उसी जल के अंतर्गत मिल जाते हैं। उनके अंदर जो मौजूद रासायनिक तत्व होते हैं वो भी जल में मिल जाते हैं, जिससे जल का क्या होता है प्रदूषण होता है। खनिज तेल, खनिज तेल का भी क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। जो बड़ी नहरें होती हैं उनके अंदर तेल का आदान प्रदान करने के लिए छोटी जहाजों में स्टीमर में क्या किया जाता है तेल लाया जाता है। अगर उनका रिसाव हो जाता है तो उस जल के अंदर उसका प्रभाव पड़ जाता है। इसके अलावा खनिज तेल को शोधित करने वाले जो भी उद्योग हैं उन उद्योगों के अंदर जो अपशिष्ट बच जाता है उनको भी वो नदी नालों में डाल दिया जाता है, जिससे नदी का जल या झीलों का जल जो होता है वो क्या होता है प्रदूषित हो जाता है। तो ये कुछ स्रोत थे जिनसे जल का प्रदूषण होता है। ये कुछ कारण है जिनके द्वारा जल का क्या होता है प्रदूषण होता है। तो सबसे पहले नदियों का विकास, जितना ज्यादा नगर बड़े होंगे उतना ही जल की क्या बढ़ेगी मांग बढ़ेगी। अब मांग बढ़ेगी तो इसकी आपूर्ति भी करनी होगी, तो आपूर्ति के लिए जो जल के स्रोत प्रमुख स्रोत होते हैं उनसे जल लेते हैं, लेकिन इन कारणों से वो जल जो होता है वो अवशिष्ट होता है। इसलिए नगरों में जल की आपूर्ति करने के लिए ज्यादा जनसंख्या ज्यादा आपूर्ति करने के लिए वो उसी दूषित जल को प्रवाहित करते रहते हैं और लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, जिससे क्या होता है जल की क्या रहती है कमी रहती है और जल की कमी के कारण वो दूषित जल जो होता है वो नगरों तक पहुंचाया जाता है। उद्योगीकरण, उद्योगीकरण का मतलब है कि उद्योगों का विकास होगा, ज्यादा से ज्यादा उद्योगों का विकास होगा तो अवशिष्ट पदार्थ ज्यादा बढ़ेंगे। अब अवशिष्ट पदार्थ ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि नगरों का विकास नहरों के नदियों के किनारे हुआ है और उद्योगों का विकास नगरों में हुआ है, तो औद्योगिकरण का भी सिस्टम सीधा सीधा नदियों के पास हो गया। अब नदियों के पास हो गया तो उसका अवशिष्ट भी कहाँ डाला जा रहा है नदियों में डाला जाए और नदियों के पानी को ही हम पेयजल के रूप में क्या कर रहे हैं उपयोग कर रहे हैं। तो वो जो अवशिष्ट मिलता है उससे विभिन्न प्रकार का जल प्रदूषण देखने को मिलता है। परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग जो भी हम बम का या किसी प्रकार का प्रक्षेपण करते हैं मोड़ करते हैं तो उनसे निकलने वाले तत्व होते हैं उनसे भी जल क्या होता है दूषित होता है। ठीक है ना। परमाणु शक्ति के विभिन्न उपयोग जो भी करते हैं हम उनके अंदर उस जल का क्या होता है प्रदूषण देखने को मिलता है। रासायनिक एवं तेलीय उपयोग, जो भी हम खनिज तेल का उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं, कपड़ा रंगाई का, छपाई का, चमड़े को रंगने का और का, इनका सबकी बात अगर हम करें तो वो सारी चीजें जो है रासायनिक और तेलीय उपयोग का तात्पर्य केमिकल से संबंधित है। तो केमिकल का जो उपयोग करते हैं उनका अवशिष्ट जो बच जाता है वो नदी नालों में क्या कर दिया जाता है डाल दिया जाता है और वो जल क्या होता है दूषित होता है। तो इन कारणों से क्या है ये कुछ कारण है जिनसे जल का प्रदूषण होता है, ये स्रोत है जिनसे जल प्रदूषण
विकसित होता है। तो जल प्रदूषण के स्रोत कौन से और कारण कौन से, इन चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब चीजें देखनी पड़ेगी कि अगर हम नदियों की व्यवस्थाओं में देखें, नदियों की व्यवस्थाओं में देखें तो नदियां जो है, गंगा और यमुना नदी जो है, जो भारत की बड़ी नदियां मानी जाती है, भारत की विशेष नदियां मानी जाती है, उन नदियों को भारत की सबसे दूषित नदी है, सबसे बड़ी पवित्र नदी है, दूषित नदी भी है, क्योंकि उनके किनारों पर जो नगर बसे हुए हैं वही उद्योगों का विकास ज्यादा हुआ है। जो अवशिष्ट पदार्थ है, नगरों का मतलब घरेलू अवशिष्ट पदार्थ और उद्योगों का औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ, ये दोनों अवशिष्ट पदार्थों का जो भी तत्व होते हैं उनको नदियों नालों में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जिससे वो नदियों का जो जल होता है वो क्या होता है, दूषित हो रहा है। तो भारत की यमुना और गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियां, सबसे बड़ी नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा क्या है, दूषित नदियां भी मानी जाती है भारत की। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो लगभग भारत के 300 शहरों से या नगरों से देखें तो लगभग 3000 से लेके और 3000 से लेके और 4000 करोड़ लीटर गंदा पानी या गंदा अवशिष्ट जो है, अवशिष्ट गंदा पानी और किसमें डाला जाता है, नदियों में डाला जाता है, इनमें नदियों में डाला जाता है। 300 शहरों का जो जल है वो लगभग 3 से लेके 4000 करोड़ लीटर गंदा पानी जो होता है वो नदियों में डाला जाता है। इसके कारण गंगा और यमुना नदी जो ऐसी नदियां हैं जो पवित्र नदियां थी, वर्तमान में उनका पानी पीने लायक नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि उनके अंदर जो उन्हीं के किनारे सबसे ज्यादा नदियों का विकास हुआ है मैदान क्षेत्र होने के कारण, इसलिए ये व्यवस्था देखने को पाई जाती है। ठीक है ना। आगे इसके बारे में हम अगर बात करें तो हमारे टॉपिक आज का जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण के बारे में बात की। ये जल प्रदूषण है, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, किन कारणों से जल प्रदूषण हो रहा है, क्या स्रोत है और जल प्रदूषण के लिए क्या उपाय किए जाए, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए थैंक यू। और ध्यान रखें इनका होमवर्क करना है और होमवर्क आपको शनिवार चेक भी करवाना है।